गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। चलिए तो अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं। प्रीवियस लेक्चर के बाद हम लोग पढ़ रहे थे रिलेटिव मोशन इन टू डायमेंशनल प्लेन, राइट। तो रिलेटिव मोशन का जो मैंने आप लोगों को एक कंसेप्ट बताया था वो सिंपल सा एक ही चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपको फाइंड आउट करना है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो आपको क्या करना है, वेलोसिटी ए विद रिस्पेक्ट टू बी आपको फाइंड आउट करना है। तो इसका मतलब वी ए माइनस वी बी आपको बस करना है, सिंपल सिंपल यही। ठीक है, जितने भी रिलेटिव मोशन के प्रॉब्लम्स हैं आपको बस इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि जिसके रिस्पेक्ट में आप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं उसकी वेलोसिटी को आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यही एक सिंपल कंसेप्ट है जिसको आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा और आपको कोई भी चीज़ ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, कोई और फार्मूले के पीछे मत पड़ना। ठीक है, बस ये बेसिक चीज़ ध्यान रखो क्योंकि ये फंडामेंटल, ये हर जगह वैलिड होगा। तो यहाँ पे चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे फिर से करा देता हूँ। रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद a स्पीड ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड with a speed of 35 meter per second. A woman rides a bicycle with a speed of 12 meter per second in east to west direction. तो डायरेक्शन वाले प्रॉब्लम से सबसे पहले तो हमको डायरेक्शंस ड्रॉ करने की जरूरत है। ठीक है, मैं यहाँ पर डायरेक्शन ड्रॉ कर दे रहा हूँ आप लोगों के लिए। हम लोग क्या करते हैं, ये सामने वाले साइड को नॉर्थ ले लेते हैं, पीछे वाला साइड जो है वो साउथ को रिप्रेजेंट करता है, हमारे राइट हैंड साइड में जो है वो ईस्ट को रिप्रेजेंट करता है, और लेफ्ट हैंड साइड जो है वो वेस्ट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इस डायरेक्शन को हमेशा रिलेटिव मोशन के प्रॉब्लम्स में जब भी हॉरिजॉन्टल प्लेन के मोशन की बात हो रही हो तो आप हमेशा पहले इस डायग्राम को ड्रॉ कर लेना। ठीक है, इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। So rain is falling vertically with a speed of 35 meter per second. A woman rides a bicycle with a speed of 12 meter per second in east to west direction. ठीक है, and what is the direction in which she should hold her umbrella? तो ये वर्टिकल मोशन का प्रॉब्लम है क्योंकि रेन वर्टिकली फॉलो रहा है, तो हमको इस डायरेक्शन की जरूरत तो फिलहाल नहीं है, बट फिर भी मैं इसको वर्टिकल प्लेन के लिए ड्रॉ कर रहा हूँ। ये मैं ले लेता हूँ ऊपर डायरेक्शन, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन है, राइट हैंड साइड में ईस्ट है और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, वेस्ट है। ठीक है, तो इसका मतलब आप जिधर देख रहे हैं वो डायरेक्शन कौन सा हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा, और जो आपका पीछे है बैकवर्ड डायरेक्शन है वो आपका कौन सा होगा, साउथ डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिचुएशन है हमारे पास। तो चलिए देख लेते हैं, वर्टिकल डायरेक्शन में यहाँ पर रेन फॉल हो रहा है 35 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, तो यहाँ पे मैं वर्टिकल डायरेक्शन में एक वेक्टर ड्रॉ कर रहा हूँ। ये आ गया वर्टिकल डायरेक्शन में एक वेक्टर जो कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 35 मीटर पर सेकेंड पर स्पीड, ये वी आर है। ठीक है, वी आर इज इक्वल टू 35 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और हमारे पास जो वुमेन है उसकी स्पीड जो है कितनी दी हुई है, 12 दी हुई है आई गेस, 12 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। इसका मतलब डायरेक्शन क्या हो जाएगा, वी का, वी, इसको वी डब्ल्यू कह देते हैं हम लोग, वी डब्ल्यू। ठीक है, वुमेन की स्पीड जो है ये है 12 मीटर पर सेकेंड। आपको फाइंड आउट करना है क्या, हमें फाइंड आउट करना है कि वेलोसिटी ऑफ वुमन, सॉरी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू वुमन कितना होगा। तभी तो वो, मतलब कि वुमन को जिस डायरेक्शन से पानी आता हुआ नजर आएगा उसी डायरेक्शन में तो वो अपने अम्ब्रेला को होल्ड करेगी, राइट। तो इसलिए आपको विद रिस्पेक्ट टू वाटर आपको विद रिस्पेक्ट टू आपको वुमन जो है फाइंड आउट करना है रेन की स्पीड को। ठीक है, यहाँ पे आप जो ऑब्जर्वर कौन है, आपका वुमेन है, तो ये कितना हो जाएगा, वी आर माइनस वी डब्ल्यू होगा। इसका मतलब वी डब्ल्यू का हमको नेगेटिव वेक्टर चाहिए, नेगेटिव वेक्टर को मैं रेड कलर से अभी शो करने वाला हूँ। वी डब्ल्यू अगर इधर है तो माइनस वी डब्ल्यू हो जाएगा आपके लिए इस डायरेक्शन में, ये है आपका माइनस वी डब्ल्यू। ठीक है, अब इसको हमको ऐड करना है किसके साथ में, वी आर के साथ में। देखिए इसको हम लोग ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना कि वी आर प्लस माइनस ऑफ वी डब्ल्यू, और आप लोगों को एडिशन लॉ रूल पता ही है, ट्रायंगुलर लॉ भी यूज़ कर सकते हैं, रेक्टेंगुलर भी यूज़ कर सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा। तो जो रिजल्टेंट आएगा मैं यहाँ पे पहले एक बार ड्रॉ कर देता हूँ आपके लिए, ये भी क्या होगा आपके लिए, वी डब्ल्यू की तरह ही एक्ट करेगा। मैं इसको सेम कलर से ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, ये लीजिए,
ये भी तो वी डब्ल्यू होगा। मैं बस उस वेक्टर को क्या किया, मैंने वहां से पकड़ करके मैं यहाँ पे ले आया, ये भी क्या है, माइनस वी डब्ल्यू है। जब आप इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करेंगे, ध्यान से देखिएगा, जब आप इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करेंगे तो आपको रिजल्टेंट किधर मिलेगा, रिजल्टेंट को मैं ग्रीन से शो कर रहा हूँ, यहाँ पे मिलेगा, राइट। ये आपका वी आर वाला वेक्टर प्लस माइनस वी डब्ल्यू वाला वेक्टर, तो रिजल्टेंट ये मिल गया आपको, ठीक है। तो ये जो है आपका हो जाएगा वी आर डब्ल्यू वेक्टर, और इसका रिजल्टेंट अगर आपको फाइंड आउट करना हो तो इजीली हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। खैर हम लोग को तो एंगल बताना था ना, तो एंगल हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। चलिए रिजल्टेंट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, वी आर डब्ल्यू का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू वी आर का स्क्वायर प्लस वी डब्ल्यू का स्क्वायर, और इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। इसका मतलब कितना हो जाएगा, ये 12 स्क्वायर प्लस 35 स्क्वायर का स्क्वायर। आगे कैलकुलेशन आप लोग परफॉर्म कर सकते हैं, मैं आप लोगों को डायरेक्शन बता देता हूँ यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं हमारे पास ये एंगल थीटा है, इस एंगल को उसको होल्ड करके रखना है वर्टिकल से। तो यहाँ पर टेन थीटा कितना होगा, वी डब्ल्यू अपन वी आर होगा। टेन थीटा इज इक्वल टू tan theta इज इक्वल टू वी डब्ल्यू अपॉन वी आर। यहाँ से देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ जाएगा, tan थीटा इक्वल टू, तो यहाँ से ये की वैल्यू कितनी आ जाएगी, tan थीटा इज इक्वल टू वी डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है, 12 है, और वी आर कितना है, 35 है। तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके देख लेते हैं हम लोग, कितना आ जाएगा, 12/35, 12/35 ये आ रहा है आपका 0.343, ठीक है, 0.343। अब आपको थीटा निकालना है, तो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स आ जाएगा 0.343। तो थीटा इज इक्वल टू हम लोगों को टेन इनवर्स का भी यूज़ करना पड़ेगा, तो देख लेते हैं टेन इनवर्स कितना आ जाएगा। डिग्री में हमको चाहिए आंसर 0.343, ठीक है। तो ये आ जाएगा लगभग 19 डिग्री, 18.9 डिग्री आ रहा है। तो 18.9 डिग्री को लगभग लगभग हम 19 डिग्री कह सकते हैं। तो इसका मतलब कि वुमेन को अपने अम्ब्रेला को इस डायरेक्शन में होल्ड करके रखना पड़ेगा, ठीक है। और ये एंगल कितना होगा, वर्टिकल से 19 डिग्री के एंगल पे, ठीक। तो ये आपको इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करके बताना था। आई होप कि ये एग्जांपल आप लोगों को समझ में आया होगा। बस आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है, बाकी सारी चीज़ें इसमें और कोई फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप ये वेक्टर सब्ट्रैक्शन करना सीख गए, डायग्राम बनाना सीख गए, तो फिर हो गया सॉल्व, ठीक। चलिए आप आगे बढ़ जाते हैं, हम लोग अगले सवाल की तरफ, ठीक है। रिलेटिव मोशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि आप लोगों को चीज़ें जो है क्लियर हो जाए। तो हम लोग अभी सिर्फ ग्राउंड प्रॉब्लम ही सॉल्व कर रहे हैं, राइट। मीन्स जो भी चीज़ें ग्राउंड पे मूव हो रही हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पे। तो चलिए एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। सपोज आपके पास दो ट्रेन्स हैं, एक ट्रेन ये है, ठीक है, और दूसरी ट्रेन जस्ट सेम लेंथ का, सपोज ये है। दोनों अपने अपने ट्रैक में जा रहे हैं, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। ये ट्रेन इस डायरेक्शन में और ये ट्रेन इस डायरेक्शन में। इस ट्रेन को मैं नाम देता हूँ ए, दूसरी ट्रेन को हम लोग नाम दे देते हैं बी, ठीक है। दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं और आप लोगों को बताया जा रहा है कि ये दोनों की लेंथ जो है वो 50 मीटर्स है। दोनों ट्रेन की लेंथ कितनी है, 50 मीटर्स है, ओके। और एक की स्पीड जो है वो 10 मीटर पर सेकंड की है, दूसरे की स्पीड जो है 15 मीटर पर सेकंड की है। आपको बताना ये है कि कितने टाइम में ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर लेंगे। क्रॉस करने का मतलब टाइम कहाँ से काउंट करना है आपको, जब दोनों का फ्रंट पोर्शन जो है वो कांटेक्ट में आएगा। और ख़त्म कब होगा इन दोनों का, एक दूसरे को क्रॉस कंप्लीटली कब कर लेंगे, जब इन दोनों का बैक एंड जो है वो एक दूसरे को क्रॉस कर लेगा, ठीक है। तो आपको बताना है कि कितने टाइम में ये दोनों ट्रेन्स एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। तो मैं आप लोगों को दो तरीके से इसको सॉल्व करके बताने जा रहा हूँ, ठीक है। एक तो हमारा जनरल मेथड होगा और दूसरा क्या होगा, हमारा रिलेटिव मोशन वाला मेथड होगा। तो चलिए देख लेते हैं। मैं यहाँ पे एक टाइम लाइन बना देता हूँ, टाइम लाइन नहीं, बेसिकली ये ना पाथ होगा उसका, ठीक है। सपोज पहली ट्रेन जो थी
वो यहाँ पर थी। और दूसरी ट्रेन जो है जब हम लोग काउंट करना स्टार्ट करेंगे तो मान लेते हैं सिचुएशन कुछ इस तरीके की है, ठीक है। ये 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ये 15 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ये t इक्वल टू 0 पर सिचुएशन कुछ ऐसी है, ठीक है। और किसी टाइम t के बाद में सिचुएशन क्या हो जाएगा आपके पास, पहली वाली ट्रेन ने दूसरी वाली ट्रेन को क्रॉस कर लिया और दूसरी वाली ट्रेन ने भी पहली वाली ट्रेन को क्रॉस कर लिया, ठीक है। तो ये ट्रेन अभी भी इधर जा रही है और ये इधर जा रही है, तो सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाएगी, राइट। चलिए आप लोगों के लिए मैं इसको एक टाइमलाइन पे ले आता हूँ। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, t इक्वल टू 0 वाली टाइम जो है वो ये वाली लाइन, ग्रीन वाली लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। t इक्वल टू 0 ये ग्रीन वाली लाइन है। और इसके बाद कुछ समय के बाद ट्रेन्स जो है t टाइम के बाद ये वाली ट्रेन यहाँ पे पहुँच गई और दूसरी वाली ट्रेन जो है यहाँ पहुँच गई, ठीक है। तो मैं फिर से इसको लिख देता हूँ। ये पहली वाली जो लाइन है ये t इक्वल टू 0 वाली टाइम है, ये t वाली टाइम है और ये भी t वाला टाइम है, लेकिन ये किस वाले ट्रेन के लिए, b वाले ट्रेन के लिए। मैं नाम भी दे देता हूँ ट्रेन का। ये आपका ट्रेन a है, ये b है, ट्रेन a है और ये b है। तो सिचुएशन इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, t इक्वल टू 0 पे ट्रेन a यहाँ पे था इस पॉइंट पर, राइट। और उसके कुछ देर के बाद ट्रेन पहुँच गया यहाँ पे, ठीक है। सिमिलरली t इक्वल टू 0 पर b वाला ट्रेन था यहाँ पे और t टाइम के बाद पहुँच गया यहाँ पे। तो हम इन दोनों का डिस्टेंस ट्रैवल जो है कैलकुलेट कर लेते हैं और देखते हैं कि सबसे पहले तो ये वाली डिस्टेंस जो है वो कितनी है। इसको मैं x नाम दे देता हूँ, एक्स ए नाम दे देता हूँ इसको मैं। और दूसरा जो डिस्टेंस हमको कैलकुलेट करना है वो ये वाली डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, ये वाली, ठीक है। इसको हम लोग नाम दे देते हैं एक्स बी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे एक्स ए और एक्स बी जो है वो कितना कितना हो जाएगा। तो एक्स ए इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे डिस्टेंस इंटू स्पीड, सॉरी टाइम इंटू स्पीड, ठीक है। टी टाइम लगा और स्पीड जो है वो कितनी है हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड, तो आ जाएगा 10t। सिमिलरली एक्स बी जो होगा वो कितना आ जाएगा, टाइम इंटू स्पीड, स्पीड उसकी कितनी है 15 मीटर पर सेकेंड है, तो आ जाएगा 15t। ये दोनों आगे दोनों के डिस्टेंसेस, राइट। अब ध्यान से देखिए कि दोनों के डिस्टेंस का जो सम होगा मीन्स एक्स ए प्लस एक्स बी होगा वो किसके इक्वल होना चाहिए। ध्यान से देखिए एक्स ए और एक्स बी किसके इक्वल होगा। अगर मैं कहूँ इसको, ये 50 मीटर है आपका ट्रेन का लेंथ, ये भी 50 मीटर है आपका ट्रेन का लेंथ, तो 50 प्लस 50 इक्वल टू क्या होगा, एक्स ए प्लस एक्स बी होगा। मीन्स एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 50 प्लस 50 विच इज 100 मीटर्स, राइट। लेंथ इसकी 50 मीटर है दोनों ट्रेन की। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 10t प्लस 15t इज इक्वल टू 100। इट मीन्स दैट 25t विल बी 100। तो t यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास 100 अपॉन 25 विच मीन्स 4 सेकेंड। तो 4 सेकेंड में जो है ये दोनों ट्रेन एक दूसरे को कम्प्लीटली क्रॉस कर लेंगे। चलो आई होप कि ये मेथड आप लोगों को समझ में आया होगा। और मैं नेक्स्ट मेथड पे आता हूँ जो कि रिलेटिव मोशन का यूज करके हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो अल्टरनेटिवली हमारे पास अगेन दो ट्रेन हैं, ठीक है। एक ट्रेन ए है और दूसरी ट्रेन बी है। ये ट्रेन ए है, ये ट्रेन बी है। ट्रेन ए की स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, ट्रेन बी की स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड, ओके। तो अब हम लोग वेलोसिटीज को देखते हैं, वेलोसिटी ऑफ बी कैलकुलेट कर लेते हैं ए के रिस्पेक्ट में। हम लोगों का ऑब्जर्वर जो है वो ए पर बैठा हुआ है, मीन्स ऑब्जर्वर जो है ए के साथ साथ जा रहा है। इसका मतलब ए जो ट्रेन होगी वो उस ऑब्जर्वर के लिए क्या होगा, एट रेस्ट होगा। सिर्फ ट्रेन बी मूव हो रहा होगा। और ट्रेन बी कहाँ से कहाँ तक मूव होगा भाई, ये ट्रेन बी जो है जहाँ पे है अभी वहाँ से इस डायरेक्शन में यहाँ तक आ जाएगा, तो उसकी कंप्लीटली क्रॉस कर लेगा वो, ठीक है। मीन्स t इक्वल टू
0 पे यहाँ पर था और t इक्वल टू टी पे यहाँ पे आ जाएगा ट्रेन मूव होते हुए। ये बी वाला ट्रेन है, ठीक है। तो इसका मतलब कंप्लीटली क्रॉस कर लेंगे दोनों एक दूसरे को। इसका मतलब क्या हुआ कि उसको डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, जो कि अगेन कितनी डिस्टेंस है, 100 मीटर की डिस्टेंस होगी। मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ आप लोगों के लिए। ये डिस्टेंस जो होगा वो आ जाएगा 100 मीटर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। देख सकते हैं दोनों की लेंथ 50-50 है, तो फिर 100 मीटर का डिस्टेंस यहाँ पे ट्रैवल कर लेगा वो, राइट। अब यहाँ पे हम लोगों को देखना ये कि ये टाइम जो t है वो कितना होगा। तो स्पीड हम लोगों को रिलेटिव स्पीड निकालनी पड़ेगी कि भाई a के रिस्पेक्ट में b की स्पीड कितनी है। सो वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a विल बी इक्वल टू vb माइनस va, राइट। b की स्पीड कितनी है हमारे पास अभी, -15 है, ठीक है। और माइनस हम लोग a की स्पीड कितनी है, 10 है, तो दोनों को पुट कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, -25 मीटर पर सेकेंड। माइनस सिर्फ ये इंडिकेट कर रहा है कि डायरेक्शन उसका क्या है, नेगेटिव साइड में है, ठीक है। तो मैं अगर स्पीड की बात करूं, रिलेटिव स्पीड की, तो वो आ जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। अब हम लोगों को पता है कि डिस्टेंस ट्रैवल कितना 100 मीटर है, स्पीड पता है, तो टाइम हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। कितना आ जाएगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, विच मीन्स 100 अपॉन 25 एंड इट विल बी 4 सेकेंड। तो ये है रिलेटिव मोशन, रिलेटिव वेलोसिटी या रिलेटिव मोशन के मेथड से सॉल्व करने का तरीका, ठीक है। आई होप कि दोनों मेथड्स आप लोगों को समझ में आए होंगे। अगर कहीं पे कोई कंफ्यूजन होगा तो आप लोग फिर से पूछ सकते हैं। चलिए इस तरह के फॉर्मूले, चलिए इस तरह के प्रॉब्लम्स के लिए मैं आप लोगों को कुछ फॉर्मूले बताता हूँ शॉर्टकट एक तरह से। तो सपोज आपके पास केस 1 हम लोग एक कंसीडर कर लेते हैं, जिसमें ट्रेन जो है आमने सामने की तरफ जा रही है। एक जा रहा है ट्रेन v1 स्पीड से जिसकी लेंथ l1 है, और सामने से एक ट्रेन आ रही है v2 स्पीड के साथ जिसकी लेंथ कितनी है, l2 है। अब आप लोगों को अगर पता करना हो कि टाइम जो है एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना लगेगा, तो सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेंथ को ऐड कर देंगे l1 प्लस l2 और डिवाइड कर देंगे इनकी स्पीड के रिलेटिव स्पीड से, मीन्स v1 प्लस v2, राइट। ये हो जाएगा जब एक दूसरे की तरफ ये ट्रेन्स आ रही होंगी। अब दूसरा केस कंसीडर कर लेते हैं जहाँ पे दोनों सेम डायरेक्शन में मूव हो रहे होंगे। एक ट्रेन v1 स्पीड से जा रहा है जिसकी लेंथ l1 है, दूसरी ट्रेन है l2 जिसका लेंथ l2 है और जिसकी स्पीड कितनी है, v2 है। तो इस केस में आपको डेफिनेटली जो ट्रेन पीछे से आ रही है उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, v1 की स्पीड ज़्यादा होगी यहाँ पे। तो इस केस में जो टाइम लगेगा हमारे पास वो ज़्यादा लगने वाला है, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं। तो अगेन न्यूमरेटर में तो लेंथ को हम लोग ऐड करेंगे, बट डिनोमिनेटर में हमको स्पीड को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अब रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये दूसरे केस के लिए होगी जब दोनों ट्रेन्स जो होंगी सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही होंगी, ठीक है। और दोनों अगर अपोजिट ट्रैवल कर रहे होंगे तो ये आप इसको डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं इस तरह के प्रॉब्लम्स में, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल बताता हूँ, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। एक और एग्जांपल मैं कराता हूँ, उसमें हम लोग इस फॉर्मूले का डायरेक्ट यूज करेंगे, राइट। सो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो कुछ ऐसा है कि एक ट्रेन है जो कि 120 मीटर लॉन्ग है और इसकी स्पीड जो है आपको दी गई है 20 मीटर्स पर सेकेंड। दूसरी ट्रेन हमारे पास है जो कि 130 मीटर लॉन्ग है और इसकी स्पीड आपको दी जा रही है 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो अब आपको बताना है भाई टाइम कितना लगेगा एक दूसरे को क्रॉस करने के लिए। तो हम लोग यहाँ पे सिंपली लिख सकते हैं t इज इक्वल टू L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं, राइट। सो L1 प्लस L2 विल बी 120 प्लस 130 एंड 20 प्लस 30 इन द डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर कितना हो जाएगा हमारे पास, यह आ जाएगा 300 डिवाइडेड बाय 250 डिवाइड बाय 50, तो यह आ जाएगा 5 सेकेंड, राइट। तो 5 सेकेंड इसका आंसर आ गया। तो डायरेक्टली आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट एक और एग्जांपल मैं आप लोगों को करा देता हूँ। एक 210 मीटर लंबी ट्रेन है, नॉर्थ की तरफ जा रही है 25 मीटर पर सेकेंड से। दो सौ दस मीटर लॉन्ग ट्रेन है, नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही है, स्पीड है 25 मीटर पर सेकेंड। और एक छोटी सी बर्ड है जो कि साउथ की तरफ उड़ते हुए जा रहा है, ठीक है।
एक छोटा सा बर्ड है जो कि साउथ की डायरेक्शन में जा रहा है ट्रेन के थोड़ा सा ऊपर, और इसकी स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसको मीन्स ट्रेन को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा ये आपको बताना है। तो सिंपल है, आप क्या करेंगे, अब बर्ड का साइज तो कुछ होगा नहीं, तो टाइम टेकन टू क्रॉस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे आ जाएगा L1 तो चलो कितना है, 210 मीटर है, बर्ड का साइज 0 होगा, डिवाइडेड बाय हमारे पास टोटल स्पीड कितनी है, 200 सॉरी 20 प्लस 5, 25 प्लस 5, 25 प्लस 5, तो टाइम इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 210 अपॉन 30 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 7 सेकेंड। तो 7 सेकेंड का टाइम उसको लगेगा क्रॉस करने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पे आ जाते हैं अब हम लोग। अ पुलिस जीप इज चेजिंग विथ वेलोसिटी ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर अ thief इन अनदर जीप मूविंग विथ वेलोसिटी 153 किलोमीटर पर आवर। तो आपको यहाँ पे सिचुएशन कुछ ऐसी दी गई है कि चोर पुलिस वाला सवाल है, ठीक है। तो एक कार में जो है हमारे पास यहाँ पे सपोज ये थीप है, ठीक है, जिसकी स्पीड है 153 किलोमीटर पर आवर, और उसके पीछे पीछे एक पुलिस की गाड़ी आ रही है। एज यूजुअल उनकी स्पीड क्या है, बहुत ही कम है, और इनकी स्पीड है हमारे पास 45 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इतनी कम स्पीड से ये लोग चोर को चेस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो भी पकड़ तो पाएंगे नहीं, क्योंकि ये तो 3 गुनी से भी ज़्यादा स्पीड हो गई। ठीक है, तो इस केस में क्या करते हैं पुलिस वाले लोग, जो है एक गन फायर करते हैं, गन से बुलेट फायर करते हैं, और उस बुलेट की स्पीड जो है वो है 180 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आपको बताना ये है कि ये बुलेट जो है कितनी वेलोसिटी के साथ इस थीप के कार को कोलाइड करेगी। आपको बताना क्या है, फाइंड द वेलोसिटी एट विच द बुलेट will hit the car of thief। ठीक है, तो इसका मतलब आपको क्या फाइंड आउट करना है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू थीफ के कार की के रिस्पेक्ट में आपको बुलेट की स्पीड फाइंड आउट करनी है, ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे इसको। सबसे पहले तो आप देखिए जो 180 मीटर पर सेकेंड है ना, ये एक्चुअल में किसके रिस्पेक्ट में दिया जा रहा है आपको, पुलिस के कार के रिस्पेक्ट, क्योंकि गन जो है वो पुलिस की कार में है और पुलिस के हाथों में है, और पुलिस जो है वो मतलब कि कार में बैठा हुआ जा रहा है 45 किलोमीटर पर आवर से। इसका मतलब बुलेट को एक एडिशनल स्पीड ऑलरेडी मिली हुई है, कौन सी वाली, 45 किलोमीटर पर आवर की। ठीक है, अगर वो बुलेट को सिर्फ हाथ से भी छोड़ देता ना, तो भी वो 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर रहा है उस वक्त में। ठीक है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा स्पीड है। चलिए काम करने से सबसे पहले तो हम लोग सभी स्पीड्स को ना जो एक सिंगल यूनिट में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं, सेम यूनिट में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो हम चाहेंगे 180 को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना, तो चलिए कर लेते हैं इसको। हमारे पास है 180 मीटर पर सेकेंड, इसको हम लोग लिख लेंगे 180 इंटू 18/5 किलोमीटर पर आवर। 5 से ज़रा इसको मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, तो आ जाएगा 36, और 36 और 18 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 36 इंटू 18, 648। तो 648 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बुलेट जो है वो ट्रैवल कर सकता है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, राइट। तो वेलोसिटी ऑफ थीव्स कार हमको, वेलोसिटी ऑफ पुलिस कार हमको दिया गया है कितना, 45 किलोमीटर पर आवर। ये है आपका ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। दूसरा जो हमको बुलेट का स्पीड दिया गया है, लेकिन बुलेट को कहाँ से फायर किया जा रहा है, कार से फायर किया जा रहा है। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू पुलिस कार जो है वो हमको दिया गया है 648 किलोमीटर
पर आवर, ठीक है। और तीसरा जो है वेलोसिटी ऑफ थीव्स कार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जी के लिए ग्राउंड मैं यूज़ कर रहा हूँ, ग्राउंड के लिए जी यूज़ कर रहा हूँ, तो ये कितना दिया हुआ है आपको 153 किलोमीटर पर आवर। अब चलिए ध्यान से देखिए यहाँ पे कि कार जो है, पुलिस की कार जो है इस डायरेक्शन में जा रही है, ट्रैवल कर रही है, बुलेट भी सेम डायरेक्शन में फायर किया जा रहा है, ठीक है। तो अगर हम लोगों को बुलेट की स्पीड फाइंड आउट करनी है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले देखिए वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू पुलिस कार इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, राइट। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू पुलिस जो है वो कितना दिया हुआ है 648 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमको फाइंड आउट करना है। मींस ग्राउंड पर खड़े ऑब्जर्वर को बुलेट कितनी स्पीड से भागता हुआ नजर आएगा ये आपको यहाँ से पता चलेगा, ठीक है। माइनस हमारे पास पुलिस की गाड़ी की स्पीड कितनी है, 45 है, ठीक है। तो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना आ जाएगा 648 प्लस 45, इसका मतलब ये कितना आ जाएगा हमारे पास 693 मीटर सॉरी किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। सही भी है कि अगर गाड़ी जा रही है सामने की तरफ और सामने ही आप फायर कर रहे हैं तो उसको आपको एक्स्ट्रा स्पीड मिलेगी 45 की, जो कि पुलिस की गाड़ी की स्पीड है, राइट। आई होप इतनी चीज आपको समझ में आई हो कि ये कहाँ से आया। अब हमको फाइंड आउट करना है कि देखो अब सिचुएशन बड़ा सिंपल हो गया। अब एक बुलेट जा रहा है कितनी स्पीड से, 693 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और सामने आपके पास एक कार है, ठीक है, थीव की कार है जो कि जा रही है 153 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। बस इन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी आपको निकालनी है, उतनी ही। मीन्स आपको ऑब्जर्वर कौन है अभी, पुलिस की थीव, आपने ऑब्जर्वर को यहाँ पे बैठा दिया है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी विथ विच बुलेट विल हिट द थीव इज इक्वल टू, थीव्स कार इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बुलेट माइनस वेलोसिटी ऑफ थीव, ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है, ठीक है। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बुलेट की स्पीड कितनी है, 693 है, माइनस आपका ऑब्जर्वर थीफ है, थीफ का कार है, तो उसका मतलब उसकी स्पीड कितनी है हमारे पास 153। तो जरा इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे तो ये कितना आ जाएगा 4 और 6 में 540, 540 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बुलेट जो है आपकी गाड़ी को स्ट्राइक करेगा। मीटर पर सेकंड में इसको कन्वर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, 540 इंटू 5/18 कर देते हैं, यह आ जाएगा 30, तो 150 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो 150 मीटर पर सेकेंड से बुलेट जो है हिट करेगा थीप के कार को, ये आपका आंसर हो गया। एक बार फिर से देख लीजिए आप लोग इसको और नोट डाउन कर लीजिए, और फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग पूछ लीजिए। चलिए बच्चों, तो अब हम लोग बात करते हैं डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स के बारे में। आपको रिलेटिव मोशन में जो कॉमन प्रॉब्लम्स है ना, वो या तो पहले ट्रेन वाले प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है, दूसरे कार या बस वाले प्रॉब्लम्स होंगे, मीन्स रोड वाले प्रॉब्लम्स हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। तीसरे टाइप के जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो होते हैं बोट रिवर वाले प्रॉब्लम्स, या फिर स्विमर रिवर वाले प्रॉब्लम्स, ठीक है। इसके अलावा चौथा जो होता है वो आपका अम्ब्रेला एंड रेन वाले प्रॉब्लम्स होंगे, ठीक है। तो चलिए अब आ जाते हैं हम लोग बोट और रिवर वाले प्रॉब्लम्स पे, ठीक है। हमारा ट्रेन वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, कार बस वाले हमने कुछ एग्जांपल्स भी देख लिए। अब आते हैं बोट और रिवर वाले प्रॉब्लम्स पे। तो देखिए यहाँ पे कुछ टर्म्स का मतलब हम लोगों को जानना ज़रूरी है। मान लेते हैं ये सपोज रिवर में वाटर फ्लो हो रहा है, ठीक है। ये वाटर सपोज v स्पीड से फ्लो हो रहा होगा यहाँ पे, और जिस डायरेक्शन में वाटर फ्लो हो रहा होता है उसको हम कहते हैं डाउन स्ट्रीम। क्या कहते हैं उसको हम लोग, डाउन स्ट्रीम। इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन को हम कहते हैं अप स्ट्रीम, ठीक है। तो इन दोनों वर्ड्स का हमको ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि कई बार आपको क्वेश्चन में दिया गया रहता है कि वाटर जो है या तो डाउन स्ट्रीम सॉरी बोट जो है डाउन स्ट्रीम मूव हो रहा होगा या फिर अप स्ट्रीम मूव हो रहा होगा। तो सपोज कोई स्विमर या कोई बोट जो है डाउन द स्ट्रीम फ्लो हो रहा है u वेलोसिटी से,
ठीक है। तो उस केस में जो वेलोसिटी u है, u क्या है यहाँ पे, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। अब ध्यान रहे, जब भी ऐसा वर्ड यूज किया जाएगा स्टिल वाटर का, ठीक है, इसका मतलब ये क्या है, ये बात की जा रही है बोट की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू वाटर। ठीक है। तो आपको ध्यान ये देना है, आपको इफेक्टिवली क्या लेंथ, जो भी डिस्टेंस कवर करना होगा वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस कवर किया जाएगा, तो आपको इसको ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकालना पड़ेगा। इसका मतलब अगर मैं इसको देखूं तो यू वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर को हम क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ वाटर लिख सकते हैं। तो यहां से वेलोसिटी ऑफ बोट कितना आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर मींस स्टिल वाटर प्लस वेलोसिटी ऑफ वाटर। इस रिलेशन का आपको मोस्ट ऑफ द टाइम यूज करना होगा। ठीक है। तो इस पर बेस्ड हम लोग अभी कुछ सवाल करेंगे, उसके बाद फिर देखते हैं कैसे सॉल्व करना है इसको। ठीक है, चलिए तो एग्जांपल पे आ जाते हैं हम लोग। सवाल हमारे पास कुछ ऐसा है कि एक बोट है जिसको हम लोगों ने 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो है भेज दिया। यहाँ पे एक हमारे पास रिवर है और रिवर के जस्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमने एक बोट को 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भेज दिया। ठीक है। रिवर मान लेते हैं इस डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी v से फ्लो कर रहा होगा, और हमको ये कहा जा रहा है कि रिजल्टेंट वेलोसिटी जो है वो कितनी है, 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। तो आपको इसमें रिवर की वेलोसिटी v फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पे रिजल्टेंट दिया गया 10 किलोमीटर, इसका मतलब ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये आपको दिया गया है। ठीक है। वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ, सॉरी, प्लस वेलोसिटी ऑफ वाटर। हमने अभी अभी ऊपर में रिलेशन पढ़ा ना, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर प्लस वेलोसिटी ऑफ वाटर। इसका मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट आपको फाइंड आउट करना है। तो रिजल्टेंट मैं यहाँ पे ड्रॉ करने जा रहा हूँ। रिजल्टेंट आ जाएगा हमारे पास कुछ इस तरीके से, ये ग्रीन वाली लाइन लाइन वेक्टर, ये ग्रीन वाला वेक्टर जो है वो रिजल्टेंट शो कर रहा है, राइट। तो हमारे पास एक सिंपल सा, एक अच्छा सा राइट एंगल्ड ट्राइंगल यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है। कैसे, ये है आपका 8, ये आपको v फाइंड आउट करना है, और ये आपको दिया गया है कितना, 10। यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ ये कितना दिया गया है आपको, 10 किलोमीटर पर आवर दिया गया, क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है। तो अब हमको यहाँ पे v फाइंड आउट करना है, तो ध्यान से देखिए, यहाँ से मैं कह सकता हूँ क्या 8 स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 10 स्क्वायर होगा। इसका मतलब वी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर। तो वी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 माइनस 64, राइट। तो यहाँ पे v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 36 का अंडर रूट। इसका मतलब v कितना आ गया, 6 किलोमीटर पर आवर। तो वाटर की वेलोसिटी या रिवर की वेलोसिटी कितनी है यहाँ पे, 6 किलोमीटर पर आवर है। तो इस तरीके से हम रिवर बोट वाले प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और एग्जांपल्स कर लेते हैं, क्योंकि जितने ज्यादा एग्जांपल्स करेंगे उतने अच्छे से हमको ये टॉपिक क्लियर होगा। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ अब हम मूव होते हैं। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। A boat is moving with velocity 3 I cap plus 4 j cap in river. Boat is moving with velocity 3 I cap plus 4 j cap. ठीक है। And water is moving with a velocity minus 3 I cap minus 4 j cap with respect to ground. This one is with respect to ground, and this velocity is with respect to water. Okay. So uh, actually this is also with respect to ground. So you have to find out velocity of boat with respect to water. Velocity of boat with respect to water is what you have to find. Okay. So just write the equation, velocity of boat with respect to water
will be velocity of boat minus velocity of water, which means that velocity of boat with respect to water will be equal to 3 I cap plus 4 j cap minus, here it will become minus 3 I cap and minus 4 j cap, right? So velocity of boat with respect to water will be 3 plus 3 is 6 I cap and 4 plus 4 will be 8 j cap. And now this is your final answer. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, तो एकदम ध्यान से देखिएगा इसको, क्योंकि वो केस हम लोग स्विमर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। बोट के का एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बता देता हूँ, स्विमर के लिए भी आप सेम रिजल्ट को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये। एक बोट जो है वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वाटर में तैर सकता है। मीन्स बोट की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू वाटर आपको दी गई है 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और एक रिवर है जिसमें वाटर फ्लो हो रहा है 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। वेलोसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर, राइट। अब आपको रिवर की चौड़ाई जो है वो दी गई है 1 किलोमीटर। ठीक है, ये विड्थ ऑफ रिवर है जो कि 1 किलोमीटर आपको दिया गया है। आपको बताना है कि एक मतलब कि बोट को जा करके वापस आने में बोट को इस किनारे से इस किनारे तक जाने में, दूसरे किनारे तक जाने में मिनिमम टाइम कितना लगेगा, आपको पूछा जा रहा है। मिनिमम टाइम टू क्रॉस रिवर, ठीक है, ये आपको बताना है। तो अब बताइए आप मुझे कि अगर आपको मिनिमम टाइम चाहिए तो आप किधर जाना पसंद करें, सीधे सीधे या इधर या फिर इधर, किधर जाना पसंद करेंगे? भाई आपको मिनिमम टाइम चाहिए तो आप सीधे सीधे ही जाना पसंद करेंगे। जब सीधे पहुंचेंगे तभी तो मैं सीधे जब आप मूव करना स्टार्ट करेंगे तभी तो आप जल्दी से उस पर पहुंच जाएंगे। अगर आप इस डायरेक्शन में जाना स्टार्ट करेंगे तो हो सकता है आप कहीं और पहुंचे में आपको ज़्यादा टाइम लग जाए, ज़्यादा आपको लेंथ कवर करनी पड़े। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है, जो कि ये है कि आपकी वेलोसिटी जो भी रिजल्टेंट आएगी उसका इस डायरेक्शन वाला कंपोनेंट मैक्सिमम होना चाहिए, क्योंकि आपको सिंस ये वाली डिस्टेंस कवर करनी है और इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए इस डायरेक्शन में आपकी जो वेलोसिटी होगी, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होगी, वो जब तक मैक्सिमम नहीं होगा तब तक आपको मिनिमम टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में आप जितनी स्पीड से जा सकते हैं आपको जाना पड़ेगा। इसका मतलब आपका डायरेक्शन जो है मोशन का वो इसी डायरेक्शन में होगा। तो आपकी स्पीड विद रिस्पेक्ट टू वाटर कितनी है? 5 किलोमीटर पर आवर। ये पूरा का पूरा 5 किलोमीटर पर आवर इसी डायरेक्शन में होना चाहिए। ठीक है, अब लेकिन दिक्कत क्या है कि रिवर जो है वो फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में 3 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपका जो रिजल्टेंट आएगा वो इस डायरेक्शन में आ जाएगा। मीन्स आपका ये एक्चुअल में पाथ ऐसा नज़र आएगा आपको। ठीक है, तो हमको बताना यही है कि ये जो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर है वो कितना आएगा। विद रिस्पेक्ट टू वाटर कह देता हूँ मैं, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो है वो कितना आएगा। ठीक है, ग्राउंड से तो ऐसे ही नज़र आएगा भाई, रिवर के रिस्पेक्ट में जैसा भी रहे आपको ग्राउंड से तो ऐसे ही नज़र आने वाला है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसी का कैलकुलेशन करना है हमको। तो आपके पास एक ट्राइंगल है जिसमें ये 5 है, ये 3 है, और ये आपको वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आपको पता करना है। तो ये आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, विच मीन्स 25 प्लस 9 इसका स्क्वायर रूट, और ये हमारे पास कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 34 का अंडर रूट किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इतनी स्पीड से आप रिवर को क्रॉस कर रहे हैं एक्चुअल आपको। अब ये तो चलो, ये तो आपका एक्चुअल स्पीड हो गया, ठीक है, लेकिन हमको क्या बताना है? टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, मिनिमम टाइम। तो ध्यान से देखिए, हम लोग सिर्फ वर्टिकल मोशन की बात करते हैं। वर्टिकल मोशन का मतलब जो रिवर के क्रॉस अक्रॉस वाला डायरेक्शन। ठीक है, तो वहां पे अगर मैं टाइम की बात करूं, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड होती है। तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास? डिस्टेंस कितना है हमारे पास? 1 किलोमीटर चौड़ा है, उस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है? 5 किलोमीटर पर आवर है, तो आपको कितना टाइम लगेगा? 0.2 आवर्स लगेंगे। ठीक है, 0.2 आवर्स को मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं, कितना आ जाएगा ये? 0.2 इंटू 60।
तो ये आ जाएगा 12 मिनट। इसका मतलब आप 12 मिनट में जो है रिवर को क्रॉस कर चुके होंगे। बस आपको ये पता करना था, ठीक है। रिजल्टेंट वेलोसिटी को जो हमने फाइंड आउट किया है, इसका यूज़ आप लोग कहीं और कुछ और चीज़ कैलकुलेशन में कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको टाइम निकालना है तो सिर्फ आपको कैलकुलेशन इतना करने की ज़रूरत है, सिंपल सा है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पाथ इसमें ध्यान से देख रहे हैं, ए से वो पहुंच रहा है बी पर, लेकिन सिर्फ 12 मिनट में वहां पे पहुंच जाएगा वो, ठीक है। देखो हो क्या रहा है यहाँ पे, बोट जो है इधर जाने की कोशिश कर रहा है लेकिन पानी उसको इधर ले जा रहा है, फिर बोट उधर जाने की कोशिश कर रहा है, पानी उसको इधर ले जा रहा है, फिर बोट इधर जाने की कोशिश कर रहा है, पानी उसको इधर ले जा रहा है। तो ऐसा करते करते जो है फाइनली वो बी पर पहुंचेगा। आई होप कि ये सिचुएशन आप इमेजिन कर पा रहे होंगे। ठीक, चलिए कुछ और प्रॉब्लम्स कर लेते हैं इसी तरीके के, ताकि आपको ये कंसेप्ट और अच्छे से समझ में आ जाए। फिर इसके बाद मैं आप लोगों को कुछ शॉर्टकट फॉर्मूले बता दूंगा, ठीक है। चलिए तो अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पे। अ रिवर इज फ्लोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट विद a speed of 5 meter per minute. A man can swim in still water with a velocity of 10 meter per minute. In which direction should the man swim so as to take the shortest possible path to go to the south? ठीक है, तो हमको यहाँ पे कुछ ऑप्शंस भी दिए गए हैं। खैर हम लोग कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं, ऑप्शंस तो बाद में चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो सिचुएशन हमारे पास कैसी है, एक रिवर है जो वेस्ट से ईस्ट की तरफ फ्लो हो रही है। तो सबसे पहले मेरा काम ये होगा, डायरेक्शन में ड्रॉ कर लो यहाँ पे, ठीक है। तो ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, और ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ। तो इसका मतलब रिवर का जो वाटर का डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में है, ठीक है। 5 मीटर पर मिनट की स्पीड से फ्लो हो रहा है। अ मैन कैन स्विम इन स्टिल वाटर विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर मिनट। तो वेलोसिटी ऑफ मैन जो है विद रिस्पेक्ट टू वाटर कितना है हमारे पास, 10 मीटर पर मिनट का गिवन है। इन विच डायरेक्शन शुड द मैन स्विम सो एज टू टेक द शॉर्टेस्ट पाथ पॉसिबल। अब मुझे बताइए कि अगर ये आपका रिवर है तो शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होगा, ये वाली लाइन होगी। भाई आपको एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाना है तो आपको शॉर्टेस्ट पाथ तो ये ऑरेंज वाली लाइन होगी ना, ठीक है, ए पॉइंट से बी पॉइंट। इसके अलावा आप जितने भी पाथ यहाँ पर ड्रॉ करेंगे वो सब क्या होंगे, इससे ज़्यादा होंगे, राइट। तो इस डायरेक्शन में उसको जाना है, इसका मतलब समझ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी वो रिजल्टेंट वेलोसिटी होनी चाहिए। मींस आपका रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आना चाहिए, इसी डायरेक्शन में आना चाहिए। अब बताइए, आप सीधे सीधे अगर चले गए, अगर आप सीधे सीधे चले गए तो आपकी रिजल्टेंट वेलोसिटी किधर आ जाएगी, इस डायरेक्शन में आ जाएगी। तो इसका मतलब आपको सीधे नहीं जाना है, आपको किस डायरेक्शन में जाना है, आपको जाना है इस डायरेक्शन में। मैं यहाँ पे डिफरेंट कलर से शो कर रहा हूँ, येलो कलर से। इस डायरेक्शन में आपको जाना पड़ेगा क्योंकि रिवर आपको इधर ले जाना चाहेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक बार अच्छे से वेक्टर डायग्राम शो कर देता हूँ आपको कि आपको जाना पड़ेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। और रिवर आपको जो है ले जाएगी इस डायरेक्शन में, तो आपका उसके रिजल्टेंट जो है वो आ जाएगा ये ऑरेंज वाली लाइन के लॉन्ग, ठीक है। तो आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल सिंपल सा बन गया है। कैसा बना है, ये और ये जो है आपका वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ठीक है। ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन है वेलोसिटी ऑफ वाटर, और ये होगा आपका रिजल्टेंट। इसका मतलब ये है कि वी एम डब्ल्यू प्लस वी डब्ल्यू जो होगा वो क्या हो जाएगा, वी आर के बराबर होगा, ठीक है। खैर हमको तो एंगल बताना है तो थीटा निकाल लेते हैं ना डायरेक्टली। थीटा यहाँ से क्या बताइए, देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन थीटा बराबर वी डब्ल्यू डिवाइडेड बाई वी एम डब्ल्यू आएगा। इसका मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड को हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो वेलोसिटी ऑफ वाटर कितना दिया हुआ है हमको, 5 दिया है मेरे ख्याल से इसमें, 5 मीटर पर मिनट, ठीक है। तो ये आ गया 5। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू वाटर कितना, 10 दिया हुआ है, तो ये आ गया 1/2। सो थीटा बराबर कितना आ जाएगा बताइए, साइन थीटा अगर 1/2 है तो थीटा हम कितना रख सकते हैं, 30 डिग्री होगा। तो इसका मतलब रिवर से, मतलब कि जिस डायरेक्शन में उसको तैरना है उससे 30 डिग्री के एंगल पे उसको, जिस डायरेक्शन में उसको जाना है उससे 30 डिग्री के एंगल पे उसको तैरना पड़ेगा, ठीक है। अपने लेफ्ट हैंड साइड में 30 डिग्री के एंगल पे उसको तैरना पड़ेगा, तब जाकर के वो सही सही जा पहुंच पाएगा। तो ऑप्शन में देखना 30 डिग्री विथ डाउन स्ट्रीम, नहीं डाउन स्ट्रीम तो इस डायरेक्शन में हो गया ना,
तो यहाँ से 30 डिग्री पे नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन 60 डिग्री विद डाउन स्ट्रीम, तो 60 डिग्री में भी काम नहीं चलेगा। 120 डिग्री देखें तो यहाँ से ये होता है 90 और यहाँ से 30 डिग्री, हाँ तो ये 120 डिग्री सही है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 120 डिग्री विद द डाउन स्ट्रीम। आई होप कि ये एग्जाम्पल आप लोगों को समझ में आया हो। अगर कहीं पे कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। देखो पूरा खेल ना वेक्टर डायग्राम का है और कुछ नहीं है। ठीक है, आपको थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा, सिचुएशन की रियलिटी को समझनी पड़ेगी और उसके बाद आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। फिजिक्स ऐसी तो बहुत सस्ता वाला सब्जेक्ट है। चलिए अगले सवाल की तरफ आते हैं अब हम लोग। चलिए काम करते हैं, सवाल तो आप लोग को करते रहेंगे। मैं आप लोगों को अब शॉर्टकट्स बता देता हूँ इसके एक्चुअल में क्या क्या केसेस हैं। सबसे पहले पहला केस देखो, पहला केस हम लोग देख देते हैं शॉर्टेस्ट टाइम वाला। ठीक है, तो जब भी आपको शॉर्टेस्ट टाइम की बात की जाए तब आप ध्यान रखिए आपको सीधे सीधे तैरना है। कैसे तैरना है? सीधे सीधे इस डायरेक्शन में तैरना स्टार्ट करना है। ठीक है, भले ही रिवर आपको रिवर का पानी जो है वो आपको इस डायरेक्शन में ले जाएगा, बट आपको स्टार्टिंग कहाँ करनी है? इसी डायरेक्शन के अलाउ करनी है, सीधे सीधे अपने टारगेट की तरफ नजर रखते हुए। ठीक है, और आपका टारगेट ये भी वाला पॉइंट है, राइट। तो इस केस में सपोज आपकी वेलोसिटी जो है मैं वी एस लिख रहा हूँ स्विमर की स्पीड, और रिवर की स्पीड में वी आर लिख रहा हूँ। तो आप और यहाँ पे एल जो होगा नदी की चौड़ाई लग लेना है। तो शॉर्टेस्ट टाइम जो होगा यहाँ पे वो कितना आ जाएगा? सीधे सीधे एल अपॉन वेलोसिटी ऑफ स्विमर। ठीक है, ये डायरेक्ट एप्लीकेशन है आपका इसका केस 1 के लिए, डायरेक्ट फॉर्मूला है आपका, बस आपको इसके लिए और कुछ नहीं सोचना है। हाँ, इसमें आपको ये ड्रिफ्ट कैलकुलेट करने के लिए कहा जा सकता है। मान लेते हैं सी पॉइंट पे पहुंचा तो बी सी जो है वो ड्रिफ्ट होगा। तो ड्रिफ्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे इस केस में? ड्रिफ्ट इज इक्वल टू बी सी, और ये जो होगा ये बेसिकली वी आर इंटू टाइम टी के बराबर होगा। इसका मतलब ये आ जाएगा आपके पास कितना? वी आर अपॉन वी एस इंटू एल, ये होगा आपका ड्रिफ्ट। ठीक है, तो इस चीज़ का हमको ध्यान रखना है। नेक्स्ट सेकेंड केस ले लेते हैं इसमें हम लोग, जो शॉर्टेस्ट पाथ वाला है। शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब क्या हुआ मित्रों? ये जो आपका नदी की चौड़ाई है, आपको सीधे ए पॉइंट से लेकर के बी पॉइंट पे ही पहुंचना है, आप ड्रिफ्ट नहीं हो सकते यहाँ पे। तो इस केस में रिवर आपको भाई इधर ले जाना चाह रहा है, इसका मतलब आपको तैरना पड़ेगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो आपका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा? इस डायरेक्शन में आ जाएगा। तो शॉर्टेस्ट पाथ में हमको जो है टाइम जो है ज़्यादा लग सकता है। ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ में भले ही पाथ छोटा है लेकिन टाइम यहाँ पे ज़्यादा लगेगा शॉर्टेस्ट टाइम के कंपैरिजन में, क्योंकि सब रिलेटिव वेलोसिटी का खेल है। तो इसमें आपको कैलकुलेशन के लिए कहा जा सकता है ये एंगल। तो यहाँ पे जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि साइन थीटा जो होगा वो क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ रिवर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ मैन। ये वेलोसिटी ऑफ मैन है, ये वेलोसिटी ऑफ रिवर है। तो साइन थीटा, यहाँ से आप थीटा कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें अगर आपको टाइम कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ी ना, कितना टाइम में पहुंचेगा, तो आप कैलकुलेट वो भी कर सकते हैं। टाइम बराबर क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन जो भी रिजल्टेंट स्पीड होगा वो, और रिजल्टेंट स्पीड आप यहाँ पे वेक्टर सम से निकाल सकते हैं। वी आर बराबर कितना हो जाएगा? वी एम का स्क्वायर माइनस वी आर का स्क्वायर और इसका अंडर रूट। ठीक है, इसका यूज करके आप यहाँ पर टाइम कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो इतनी चीजों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, और इस पर ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और भी चीज़ें क्लियर होंगी अच्छे से कि किस किस सिचुएशन में कैसे कौन सा फार्मूला यूज़ करना है। खैर फार्मूले मैं आपको सजेशन ये दूंगा कि आप फार्मूले पे ज़्यादा ध्यान ना दें, आप कंसेप्ट को समझें, ताकि आपके सामने अगर कोई भी सवाल दिया जाए तो आप उसको तुरंत सॉल्व करें। इसके लिए आपको बस वेक्टर की समझ होनी ज़रूरी है, वेक्टर सब्ट्रैक्शन की, और थोड़ी सी रियलिटी की कि रियल लाइफ में एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, चलो तो अब हम लोग आ जाते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टाइप के प्रॉब्लम्स पे, जो कि होगा हम लोगों ने बोट वाले प्रॉब्लम्स देख लिए, मैन वाले। A train is moving towards east and a car is along north, both with same speed. The observed direction of car to the passenger in the train is, ठीक है, तो हमारा ऑब्जर्वर जो है वो ट्रेन में बैठा हुआ है भाई। तो इस सवाल में पहले हम लोग को वेक्टर डायग्राम बनाना पड़ेगा। ऑफ कोर्स डायरेक्शन साइन पहले बना लेते हैं हम लोग। ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ। ठीक है, तो ट्रेन जो है वो जा रहा है ईस्ट की तरफ। यहाँ पे मैं वी स्पीड से ले लेता हूँ ट्रेन को,
इस डायरेक्शन में ईस्ट की तरफ। दूसरा जो है कार जा रहा है सेम स्पीड से, ठीक है, कार सेम स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, ये ऐसा, ठीक है, ये भी v स्पीड से नॉर्थ की डायरेक्शन में जा रहा है। द ऑब्जर्व डायरेक्शन ऑफ द कार टू द पैसेंजर इन द ट्रेन। तो हमारा ऑब्जर्वर कहाँ पे है, वो बैठा है ट्रेन के अंदर में, मीन्स ईस्ट के डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसका मतलब आपको अगर फाइंड आउट करना है कि वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, सॉरी वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, तो वो वेलोसिटी ऑफ कार माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन होगा वेक्टर फॉर्म में, राइट। तो यहाँ पे हम लोगों को वेक्टर सब्ट्रैक्शन करना है। तो बताइए वेलोसिटी ऑफ ट्रेन का मुझे नेगेटिव चाहिए, तो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन का नेगेटिव किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा, ये आ गया माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, ठीक है। अब इसको मुझे ऐड करना है इस वेलोसिटी के साथ में, कार की वेलोसिटी के साथ में, तो मुझे जो एडिशन मिलेगा वो कैसा मिलेगा, ध्यान से देखेंगे। ये मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ और यहाँ से इसको ज्वाइन कर दिया मैंने, तो मुझे जो रिजल्टेंट मिलेगा, यहाँ पे मैं ब्लू कलर से उसको शो करना चाह रहा हूँ, तो मुझे जो रिजल्टेंट मिलेगा, चलो ऑरेंज से शो कर देते हैं, कलर के ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं हमारे पास, तो जो रिजल्टेंट मिलेगा हमारे पास वो आ जाएगा इस डायरेक्शन में, राइट। ये होगा वेलोसिटी ऑफ किसका, कार विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन। इसका मतलब इस डायरेक्शन में जाता हुआ नजर आएगा किसको, जो भी ऑब्जर्वर ट्रेन पर बैठा हुआ है उसको कार इस डायरेक्शन में जाता हुआ नजर आएगा, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हैं 45 डिग्री का एंगल बनेगा, क्योंकि tan थीटा यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा बताइए, ये है माइनस वी और ये है वी, तो यह आ जाएगा -1/1, इसका मतलब माइनस, मैग्नीट्यूड वाइज देखें तो 1 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो 45 डिग्री का एंगल यहाँ पे बन रहा है, राइट, ठीक है। आई होप कि ये चीज़ समझ में, हाँ तो ये डायरेक्शन कौन सा है, हम लोग को तो एंगल थोड़ी बताना है, हमको डायरेक्शन बताना है। ये कौन सा डायरेक्शन है, नॉर्थ वेस्ट है, तो आ जाएगा ऑप्शन बी वेस्ट नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया कंप्लीट। तो बच्चों आई होप कि सारे एग्जांपल्स आपको समझ में आ रहे हैं, अगर कहीं पे कोई दिक्कत है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं एक बार फिर से। जितने ज़्यादा की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे उतना बेटर होगा आप लोगों के लिए। और एक और चीज़, HC वर्मा के क्वेश्चंस आप लोग स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि उसी में क्वालिटी वाले क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, राइट। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन को कवर करेंगे और उसके भी हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।